नमस्कार, तैयार है कचहरी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। आज कचहरी में जिन बड़े मुकदमों की फाइल खुलने वाली है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। मर्डर वाली जगह क्या किसी के लिए सेल्फी पॉइंट हो सकता है या रील बनाने की जगह हो सकती है? पुणे के लोहगढ़ किले में जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया, उस पॉइंट को देखने की होड़ लगी है। कचहरी में आज उस मानसिकता की फाइल खोलेंगे जिसने दर्द को भी पर्यटन का सामान बना दिया है। जो पानी जीवन देता है, उस पानी से पाकिस्तान को डर क्यों लग रहा है? आखिर सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान पंचायत लगाने पर क्यों आमादा है, ये भी समझेंगे। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप तो होगा, इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप का एक फीचर सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। ये नया फीचर क्या है और सरकार ने इसे लेकर कंपनी को नोटिस क्यों भेजा है, ये भी जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्राइम पॉइंट और डार्क टूरिज्म पर ये फाइल। लोग तीर्थ देखने जाएं तो शायद हैरानी ना हो, इतिहास देखने जाएं तो हैरानी ना हो, लेकिन सोचिए क्या समय आ गया है। लोग अब मौत देखने जा रहे हैं। जहां 26 साल के लड़के की जिंदगी खत्म हुई, वहां आज कैमरे ऑन हैं, मोबाइल उठे हुए हैं, रील्स रिकॉर्ड हो रही हैं, कोई व्लॉग शूट कर रहा है और कोई बता रहा है कि वही जगह है जहां मर्डर हुआ था। यानी अब हत्या सिर्फ अपराध नहीं रही, वो बन गई है एक लोकेशन, एक कंटेंट स्पॉट, एक सेल्फी पॉइंट, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। क्योंकि अब त्रासदी सिर्फ खबर नहीं, कंटेंट है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया ने इंसान के दर्द को भी कंटेंट में बदल दिया है? क्या सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमारी संवेदनाओं पर भारी पड़ गया है? क्या सोशल मीडिया ने इंसानों के दर्द को भी टूरिज्म का सामान बना दिया है? पुणे का लोहगढ़ किला, जहां केतन अग्रवाल की हत्या हुई, उसी की मंगेतर सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी जिस गुनाह में जेल में है, उस जगह अब लोगों का आना जाना बढ़ने लगा है। लोग क्राइम स्पॉट देखने के लिए पहुंच रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मानो जैसे किसी ऐतिहासिक स्मारक में घूमने आए हो। केतन अग्रवाल के मर्डर के बाद लोहागढ़ फोर्ट, जहां पे इस जुर्म को अंजाम दिया गया था, वहां पर टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं, शायद इस बात को देखने के लिए कि कहां पे ये घटना हुई। क्योंकि टीवी पर इस केस के कवरेज के बाद कई लोग ये देखना चाहते हैं इस जगह कौन सी जगह है, कैसी जगह है जहां पे ऐसी घटना हुआ है। नौबत ये आ गई है कि लोहागढ़ किले में पुलिस को पहरा देना पड़ रहा है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट कह रहे हैं कि लोगों में ये जानने की जिज्ञासा है कि आखिर इस किले में वो कौन सी जगह है जहां पर केतन अग्रवाल को धक्का देकर मार दिया गया। हो सकता है कि लोगों को इंटरेस्टेड हो कि यहाँ पे आके देखे कि क्या हो रहा है और यहाँ का माहौल कैसा है, या पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि नहीं, या कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें, अंदर की चीज़ें मालूम पड़े। बहुत लोग आएंगे मेरे को तो लगता है, और अभी जितने विजिटर्स ऑलरेडी इधर आते थे अब और आएंगे। उसके वजह से 1 हफ्ता हो गया शायद केस को, तो मुझे लगा अब तो इतना नहीं होगा, इसलिए हम लोग घूमने आए। लेकिन ये सिर्फ लोहगढ़ की कहानी नहीं है, ये हमारे समय की कहानी है, जहां सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इंसान की संवेदना से ज्यादा उसकी जिज्ञासा को रिवॉर्ड करता है। फंडा क्लियर है, जितना सनसनीखेज कंटेंट, उतनी ज्यादा रीच, उतने ज्यादा व्यूज और उतनी ज्यादा कमाई। दुनिया में इसके लिए एक शब्द है, डार्क टूरिज्म, यानी मौत, त्रासदी और पीड़ा से जुड़ी जगहों की यात्रा। 2 ब्रिटिश रिसर्चर्स जॉन लेनिन और मैल्कम फॉली ने डार्क टूरिज्म नाम दिया था और डार्क टूरिज्म का मतलब समझाते हुए कहा कि ऐसी जगहों की यात्रा जो मृत्यु, त्रासदी और पीड़ा से जुड़ी हों। आज ये डार्क टूरिज्म कोई छोटा ट्रेंड नहीं, बल्कि 32 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है। पोलैंड का ऑश्विट्स बिरकेनाउ मेमोरियल, जहां नाजी जर्मनी के कैंप में हॉलोकॉस्ट के दौरान 1940 से 1945 के बीच करीब 11 लाख लोगों की हत्या की गई थी, वहां साल 2024 में 18 लाख से ज्यादा टूरिस्ट गए। न्यूयॉर्क के 9/11 मेमोरियल की सैर करने साल 2024 में 1 करोड़ से ज्यादा लोग गए। जापान के हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम में, जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे, उसे देखने 20 लाख टूरिस्ट पहुंचे।
इटली के पोम्पेई आर्कियोलॉजिकल पार्क में, जहां प्राचीन रोमन शहर ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट से राख में दब गया था, वहां 2024 में 40 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। अमेरिका के पर्ल हार्बर नेशनल मेमोरियल में, जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी हमले में 2400 अमेरिकी मारे गए थे, 2024 में उसे देखने लगभग 16 लाख लोग पहुंचे। लेकिन ऐसी जगहों पर हर साल लाखों करोड़ों लोगों का जाने का मकसद तमाशा नहीं, बल्कि इतिहास को समझना, मृतकों को श्रद्धांजलि देना और इंसानी भूल से सीखना होता है। बहुत से मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान मौत से आकर्षित नहीं होता, बल्कि वो अपनी मौत को समझना चाहता है। इसे जानकारों ने टेरर मैनेजमेंट थ्योरी कहा है, यानी दूसरों की त्रासदी देखकर हम अपने जीवन का अर्थ तलाशते हैं, अपनी सुरक्षा का एहसास करते हैं और सोचते हैं, अच्छा हुआ ये मेरे साथ नहीं। यही वजह है कि अमेरिका में आधे से ज्यादा लोग ट्रू क्राइम कंटेंट देखते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक स्टडी से ऐसा पता चलता है कि अमेरिका में 50% से ज्यादा लोग ट्रू क्राइम देखना या सुनना पसंद करते हैं, जबकि 35% लोग हफ्ते में कम से कम एक बार इस तरह का कंटेंट देखते या सुनते हैं। भारत में इस तरह का कोई डेटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स पर डेली क्राइम, हाउस ऑफ सीक्रेट्स, द बुरारी डेथ्स, द हंट फॉर वीरप्पन, क्रिमिनल जस्टिस, राख, मिर्जापुर, पाताल लोक, इस तरह की क्राइम सीरीज बड़ी चर्चा बटोरती हैं और ठीक ठाक व्यूअरशिप भी ले जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। डार्क टूरिज्म जब इतिहास को समझने के लिए हो, तो उस यात्रा में हम खुद को एजुकेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब किसी परिवार की त्रासदी, उसके ताज़ा दर्द किसी की रील का बैकग्राउंड बन जाए, जब हत्या के कुछ दिन बाद ही क्राइम सीन टूरिस्ट के लिए मस्ट विजिट स्पॉट बन जाए, तो वो इतिहास नहीं, संवेदनहीनता का उत्सव है, दर्द का डिजिटल मेला है। टूरिस्ट है वो कहते हैं कि देखिए ज़रूर ये बात है कि लोग आएंगे देखने, क्योंकि एक घटना के बाद ऐसे जगहों पे इंटरेस्ट लोगों की बढ़ जाती है कि क्यों लोग आएंगे, देखेंगे कि क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ इस घटना को अंजाम दिया। तो ये किसी के दर्द से, किसी की पीड़ा से जुड़ना नहीं, ना ही ये श्रद्धांजलि, बल्कि ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का खेल है। सोशल मीडिया ने हमें हर घटना का गवाह बना दिया है, लेकिन उसने हमें एक और चीज बना दिया है, दर्शक। हम तो बस इस कारणवश आए थे कि ये घूमने की जगह है, यहाँ पे आना चाहिए, बट जो इस घटना का प्रभाव है ये लोगों के दिमाग पे बहुत गंभीरता से पड़ने वाला है, क्योंकि अब ये फोर्ट जो है ना, अब इसे उसे कनेक्ट किया जाएगा कि इतनी गंभीर ये समस्या थी, और अब मैं भी उधर जाऊंगा तो मैं भी एक डर मेरे दिल में रहेगा, एक जहन में रहेगा कि एक बहुत ही अजीब सा एहसास होगा कि यहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है और मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ। अब सवाल ये नहीं कि पुणे की केतन अग्रवाल की हत्या क्यों हुई, सवाल ये है उसकी रील पर कितने व्यूज आए। दर्द अब पर्सनल नहीं रहा, अब वो सार्वजनिक नुमाइश की चीज बन चुका है, उसे कोई और बेच रहा है। शायद इसलिए आज इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी मौत नहीं, बल्कि मौत का मनोरंजन बन जाना है। और अगर हम किसी क्राइम स्पॉट पर श्रद्धांजलि देने नहीं, कंटेंट बनाने जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि समाज बदल गया है या नहीं। हमें ये पूछना चाहिए कि कहीं हमारी संवेदनाओं को एल्गोरिदम ने हाईजैक तो नहीं कर लिया। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लेकिन विपक्ष में क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उन्हें कृष्ण अवतार में दिखाया गया, तो कचहरी में अब यूपी की सियासत के इस नए अंदाज की फाइल खोल रहे हैं। राजनीति में कभी कभी जो बात आप खुद नहीं कहना चाहते, वो प्रतीकों के जरिए कहने की कोशिश करते हैं। वैसे प्रतीकों के जरिए मैसेज पहुंचाने में बीजेपी माहिर है, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी के इन 12 साल के राज में विपक्ष ने भी कुछ ना कुछ फंडे सीख लिए हैं। जैसे आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में दिखा दिया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने उन्हें भगवान परशुराम के रूप में पेश किया था। सवाल ये नहीं कि ऐसे पोस्टर किसने बनाए, किसने दिखाए, क्यों दिखाए और उन्हें रोका क्यों नहीं गया। सवाल ये है कि आखिर विपक्ष के नेताओं और उनके समर्थकों को अचानक हिंदू देवी देवताओं के प्रतीकों की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या ये आस्था है या फिर चुनावी रणनीति? और इसका सीधा रिश्ता 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से है।
भगवान प्रभु श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम जी बीजेपी के कहने से पहले हम सब लोग मानते थे और हम सब के घरों में राम दरबार रहा है और समय समय पर हम पूजा पाठ करते हैं। कोई ऐसा भारतीय सनातनी नहीं है जिसके घर परिवार में ये परंपरा न चलाई जाती हो। वैसे एक समय था जब समाजवादी पार्टी की पहचान थी MY समीकरण, जिसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के तौर पर परोसा जाता था, और कांग्रेस भी खुद को संविधान, उदारवाद और सेक्युलर राजनीति की पार्टी बताती थी। लेकिन चुनावी मजबूरियां कहें या बदले हुए राजनीतिक हालात, तस्वीर अब बदल रही है। वो तस्वीरें अभी लोगों की स्मृति में धुंधली नहीं पड़ी होंगी जब राहुल गांधी को लोगों ने मंदिर मंदिर जाते देखा, उन्हें जनेऊधारी ब्राह्मण की पहचान पर जोर देते हुए भी देखा, उन्हें खुद को शिव भक्त बताते हुए भी देखा। अब अखिलेश यादव को भी कृष्ण के अवतार वाले पोस्टर में देख रहे हैं। यानी विपक्ष और उसका समर्थक वर्ग अब सिर्फ संविधान की भाषा नहीं बोल रहा, बल्कि सनातन के प्रतीकों की भाषा भी बोल रहा है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाए हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, मानते हैं, तो उन्हीं के रूप में हम उनको देखकर उनका फोटो लगाकर पूजा पाठ, यज्ञ, होम अपने साथियों के साथ किए हैं। हमारे गुरुजी लोग हैं, इन्होंने उनके आयु के लिए पूजा पाठ किया है। तो क्या इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ चुनावी गणित है? क्योंकि कुछ महीनों के भीतर यूपी सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड होने जा रहा है और विपक्ष का सामना उस बीजेपी से है जिसने 2014 के बाद सांस्कृतिक राजनीति को भी चुनावी राजनीति का केंद्र बना दिया है। राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, महाकाल, केदारनाथ, सनातन, इन सब ने बीजेपी को एक सांस्कृतिक बढ़त दी है। ऐसे में विपक्ष के सामने मुश्किल ये है कि अगर वो हिंदू प्रतीकों से दूरी बनाए रखता है तो बीजेपी उन्हें हिंदू विरोधी पेंट करने की कोशिश करती है। इसीलिए शायद विपक्ष ने रणनीति बदली है। संदेश साफ है कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन बीजेपी की तरह नहीं। अखिलेश यादव को कृष्ण के रूप में दिखाना सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, यादव समाज का भगवान कृष्ण से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव माना जाता है। यानी अखिलेश वाले इस पोस्टर में दो संदेश हैं। पहला, यादव वोट बैंक को भावनात्मक रूप से जोड़ना, और दूसरा, बाकी हिंदू समाज को यह बताना कि समाजवादी पार्टी हिंदू प्रतीकों से अब असहज नहीं है। और इटावा में केदारनाथ जैसे मंदिर का निर्माण भी इसी दिशा में देखा जा सकता है, जिसके पीछे धार्मिक पर्यटन, स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक संदेश भी छिपा हुआ है। राहुल गांधी को परशुराम के रूप में दिखाना भी संयोग नहीं है। परशुराम ब्राह्मण समाज के प्रमुख आराध्य माने जाते हैं। कांग्रेस लंबे समय से उत्तर भारत में सवर्ण वोट वापस पाने की कोशिश कर रही है। यानी संदेश दो तरफा है, ब्राह्मणों को भी संकेत और हिंदू पहचान को भी संकेत। यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि अगर विपक्ष भी उसी सांस्कृतिक भाषा में बात करने लगा है तो क्या इसका मतलब है कि बीजेपी ने राजनीतिक नैरेटिव सेट कर दिया है? वरना आपको याद होगा कि पहले चर्चा होती थी रोजगार, महंगाई और दूसरे जरूरी मुद्दों पर सरकार की फेल्योर की, लेकिन अब इनके साथ साथ आस्था, मंदिर, सनातन, धार्मिक पहचान भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। यानी विपक्ष उसी पिच पर उतरने की कोशिश में है जो बीजेपी की मजबूत पिच मानी जाती है। सवाल फिर यह भी है कि क्या सिर्फ पोस्टर लगाने या मंदिर बनाने से आप वोटर का मन बदल सकते हैं? राजनीति में प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्रतीकों के साथ विश्वसनीयता भी चाहिए। अगर वोटर को लगे कि धार्मिक प्रतीक सिर्फ चुनावी मौसम में याद आते हैं तो उसका असर सीमित भी हो सकता है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आज अखिलेश कृष्ण बने या राहुल परशुराम। सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति का नया नियम बन चुका है कि चुनाव जीतना है तो हिंदू प्रतीकों से दूरी नहीं बल्कि जुड़ाव दिखाना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो क्या 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव आस्था, पहचान और सांस्कृतिक प्रतीकों की भी बड़ी लड़ाई होगा? क्योंकि अब सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सनातन और सांस्कृतिक धार्मिक पहचान भी चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बन चुका है। तो नैरेटिव्स की लड़ाई सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है, वो सोशल मीडिया जो आपके मोबाइल से चलता है। लेकिन इसी सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में कैसे सुरक्षा पर लगने वाली सेंध चिंता बनी हुई है, अब यह खबर आपको बताऊं। तो
तो व्हाट्सएप पर आए मैसेजेस धड़ल्ले से फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी हुई है। जिस ऐप को भारत में करीब 55 करोड़ लोग प्रयोग करते हैं, वही व्हाट्सएप जल्द ही एक नया अपडेट लाने जा रहा है, जिसका नाम है व्हाट्सएप यूजर आईडी। इस फीचर के आने के बाद आपको किसी से चैट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक यूजर आईडी से ही काम चल जाएगा। सुनने में ये फीचर जितना सुविधाजनक लग रहा है, भारत सरकार की चिंताएं उतनी ही ज्यादा बढ़ गई। सरकार को डर है कि इस नए फीचर से देश में ऑनलाइन फ्रॉड की बाढ़ आ सकती है। केंद्र सरकार अब इस पूरे मामले के अध्ययन में जुट गई है और मेटा को नोटिस भी भेजा गया है। पूरा विवाद क्या है और क्यों सरकार की नींद उड़ी हुई है, अब ये समझिए। नए फीचर से दरअसल आपकी पहचान आपका मोबाइल नंबर नहीं होगा जो डिजिट्स में है, बल्कि एक यूजर आईडी होगा। ये यूजर आईडी इंस्टाग्राम या एक्स के हैंडल की तरह होता है, जैसे @ के साथ आपका इंस्टाग्राम हैंडल होता है। तो एक यूनिक नाम होगा ये, जो आपकी पहचान बनेगा। यानी किसी अनजान व्यक्ति से चैट करने के लिए आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आईडी देने से काम चल जाएगा। व्हाट्सएप का दावा है कि इससे आपकी प्राइवेसी मजबूत होगी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बेहद डरावना है, क्योंकि सरकार को सबसे बड़ी आशंका यह है कि इस फीचर के आने के बाद ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। कोई भी किसी के भी नाम का आईडी फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम में बना सकता है और वो बदनीयत से किसी से भी फ्रॉड कर सकता है। अब तक किसी ऐसे मामले में पुलिस मोबाइल नंबर के जरिए अपराधी की लोकेशन या उसकी पहचान तक पहुंच जाती है, क्योंकि नंबर लेने के लिए आपका आधार जमा होता है, आईडी प्रूफ जमा होते हैं, तो वो एक्सेस पुलिस के पास है। लेकिन अगर सोचिए सिर्फ वर्चुअल यूजर आईडी होगा तो उससे अपराधियों को ट्रैक करना और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन। हो सकता है कोई विदेश में बैठकर आपके साथ फ्रॉड कर जाए, क्योंकि आप उसके यूजर आईडी को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। आशंका है कि नए फीचर के बाद फ्रॉड करने वाले लोग फर्जी नामों से हजारों यूजर आईडी बना लेंगे और लोगों को ठग कर गायब हो जाएंगे। इसी सुरक्षा चूक को देखते हुए केंद्र सरकार अब मेटा कंपनी को नोटिस भेजने पर विचार कर रही है। सरकार साफ करना चाहती है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी फीचर को भारत में बिना कड़े नियमों के अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरकार की ये मंशा है कि भारतवासियों के जो मौलिक अधिकार हैं जीवन के, जिसके अंतर्गत आपका निजता का अधिकार शामिल है, उसका उल्लंघन ना हो इस प्रकार के नए यूजर नेम फीचर से जो व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस करने वाली है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार क्या कह रही है, साहब रुकिए, थोड़ी कंसल्टेशन होने दीजिए, उस पर थोड़ा शोध करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या इसका प्रभाव भारतवासियों के अधिकारों पर तो नहीं पड़ने वाला है, और अगर कुछ नहीं पड़ेगा तो आप फिर प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि साहब व्हाट्सएप को इस प्रकार का दिशा निर्देश सरकार दे ही नहीं सकती, वो कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। इनफैक्ट अगर आप भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून देखें और आईटी रूल्स 2021 देखें तो स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कंपनियां जो सी व्हाट्सएप है वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं। उनका दायित्व है कि वो ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरतेंगे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह करेंगे। साथ ही साथ उनकी ये भी जिम्मेवारी होगी कि जो जो डायरेक्शंस सरकार उन्हें देगी किसी प्रकार के कदम को उठाने के लिए, उसका भी उनको पालन करना जरूरी है। ये सही है कि सोशल मीडिया की दुनिया में व्हाट्सएप हर भारतीय की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन सुविधा के नाम पर आने वाला ये नया फीचर देश की आंतरिक सुरक्षा और आम जनता की जेब के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार के इस कड़े रुख के बाद मेटा कंपनी सुरक्षा के क्या इंतजाम करती है, किस तरह से इंश्योर करती है, किस तरह इस फीचर के नियम बदलते हैं। हम यही कहेंगे कि आप कम से कम सतर्क रहिए। कचहरी में अब जो अगली फाइल आपके लिए खोलने जा रहे हैं वो एक आम भारतीय जनमानस की कहानी है, जिसके लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज होती है परिवार। जब ईरान युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया के देशों में मिसाइलें उड़ रही थी, ड्रोन हमले हो रहे थे, बम बरस रहे थे, दुनिया युद्ध की तस्वीरें देख रही थी, उसी वक्त
भारत के लाखों बैंक खातों में लगातार पैसा आ रहा था। यह पैसा किसी विदेशी निवेशक ने नहीं भेजा था। यह पैसा किसी अरबपति ने नहीं भेजा था। यह पैसा भेजा दुबई में काम करने वाले एक ड्राइवर ने, सऊदी अरब में ड्यूटी कर रही एक नर्स ने, कतर में पसीना बहा रहे एक मजदूर ने और ओमान में काम कर रहे एक भारतीय इंजीनियर ने। यानी जब पूरी दुनिया युद्ध के तनाव में थी, उसी संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में रह रहे भारत के प्रवासी अपने परिवारों का भविष्य बचा रहे थे। ईरान युद्ध के दौरान पूरी दुनिया डरी हुई थी, तेल कहां से मिलेगा, गैस कहां से आएगी, कारोबार पर असर पड़ जाएगा और सबसे बड़ा झटका लगेगा भारत को, क्योंकि भारत के लाखों लोग इन्हीं इलाकों में काम करते हैं। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अप्रैल 2026 में खाड़ी देशों से भारत आने वाला नेट रेमिटेंस यानी भारतीयों द्वारा विदेशों से भेजा गया पैसा 16 अरब डॉलर यानी 1,52,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। एक साल पहले अप्रैल 2025 में यह रकम 9.4 बिलियन डॉलर यानी 89,300 करोड़ रुपए थी। यानी खाड़ी देशों में भारतीयों ने पिछले साल के मुकाबले करीब 70% ज्यादा पैसा भारत भेजा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युद्ध के बीच पैसा बढ़ कैसे गया? क्योंकि यह पैसा शेयर बाजार से नहीं आता, यह पैसा इंसानों की मेहनत से आता है। विदेशी निवेशक ऑनलाइन एक क्लिक में पैसा निकाल सकता है, लेकिन एक भारतीय मजदूर अपना परिवार नहीं छोड़ सकता। उसकी पहली जिम्मेदारी उसका घर होता है। इसीलिए जब दुनिया घबराती है, तब भी वो पैसे भेजना रोकता नहीं है। नेट रेमिटेंस के बढ़ने में यही बड़ा मैसेज है। जब अपने देश में संकट बढ़ता है, तो विदेशों में रहने वाले भारतीय अक्सर पहले से ज्यादा पैसे घर भेजते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है अगर हालात और बिगड़ गए तो परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। यानी संकट में सबसे पहले जिस बैंक का दरवाजा खुलता है वो आरबीआई नहीं, एक प्रवासी भारतीय का दिल होता है। आज करीब 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। यूएई में सबसे ज्यादा 43 लाख, सऊदी अरब में 27 लाख से ज्यादा, कुवैत में 10 लाख से ज्यादा, कतर में लगभग 8.5 लाख, ओमान में लगभग 7 लाख, बहरीन में 3.25 लाख के आसपास प्रवासी भारतीय रहते हैं। खुद पीएम मोदी ने 2 साल पहले यानी साल 2024 में जब यूएई के अबू धाबी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था, तो उन्हें देश का गौरव बताया था। मैं संदेश लेकर आया हूं आपके 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों का, और ये संदेश है कि भारत को आप पर गर्व है। आप देश का गौरव है। तो खाड़ी देशों में भारत का वो गौरव कौन है? कोई ड्राइवर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई नर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई प्लम्बर है, कोई टेक्नीशियन है। इनकी कमाई सिर्फ इनके परिवार का खर्च नहीं चलाती, बल्कि उनका भेजा हुआ यही पैसा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करता है, रुपए को सहारा देता है, देश के चालू खाते के घाटे को संभालता है और लाखों गांवों तक नकदी पहुंचाता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा इंजन विदेश में पसीना बहा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की साल 2024 की रिपोर्ट बता रही है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजे गए पैसे के मामले में भारत टॉप पर है। साल 2024 में भारत में विदेशों से सबसे ज्यादा 137 बिलियन डॉलर आया। दूसरे नंबर पर मेक्सिको था, जिसके पास 67 बिलियन डॉलर आए। लेकिन फर्क देखिए दोनों के बीच कितना ज्यादा है। उसके बाद फिलीपींस 40 बिलियन डॉलर, फ्रांस 38 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान 34 बिलियन डॉलर। तो सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी हैं जिन्होंने अपनी कमाई का पैसा अपने घर और अपने परिवार को भेजा। ये वही लोग हैं जिनके श्रम की पीएम मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। वो यूएई के विकास में आपकी भूमिका की तारीफ करते हैं। इस जायद स्टेडियम से भी
भारतीयों के पसीने की खुशबू आती है। तो भारत की ये ऐसी एक ताकत है जो किसी परेड में दिखाई नहीं देती, जो किसी रक्षा प्रदर्शनी में नहीं दिखती, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पर नहीं लिखी होती। ये लोग संकट के समय अपने परिवारों की उम्मीद बचाते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया में चाहे बारूद की कितनी भी गंध फैल जाए, भारत तक आज भी मेहनत की खुशबू पहुंचती रहती है।